नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डाइट.com पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं साइंस का, जी हाँ, इस किताब को हम लोग कंप्लीट करने का प्लान किए हुए हैं। TRE 4.0 के लिए 9-10 हो या 6 to 8 हो, बहुत ही काम का ये सीरीज़ है, क्योंकि चैप्टर दूसरा पे हम लोग आए हैं आंतरिक एवं पदार्थों के गुण। इस चैप्टर को है, ये इंटर लेवल का चैप्टर है, बट कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग के क्लास 9-10 के बुक उसमें भी है, 8-7 इन चीज़ों में, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर 11-12 का है। फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह जिसको मैं स्किप कर दिया था, PDF में मैं दे दिया था। जो लोग बच्चे भी 11-12 में स्ट्रांग हैं उनके लिए है, PDF से देख के वो समझ जाएंगे सॉल्यूशन दे देने से। बट वो बच्चे जो कभी पढ़े ही नहीं 11-12 अच्छे, वो परेशान होंगे, बिना काम के समय उनका लैप्स होगा, फिर वो वीडियो भी नहीं देखेंगे और उसके चक्कर में वो क्वेश्चन भी छूट जाएंगे उनके जो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 10th क्लास तक के लिए। बट आपको मैं बता दूँ, ये जो अभी वीडियो चल रही है, इस वीडियो में हम थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं। जी हाँ, आज हम ऑब्जेक्टिव करा दिया टोटल। पहला क्लास में मैंने कराया था 58 प्रीवियस ईयर जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हैं, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन चीज़ों में पूछे गए, स्टेट में पूछे गए उसका। उसके बाद 50 क्वेश्चन कराया मैं। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिनको भी PDF चाहिए, PDF के लिए आपको directstudy.com ज्वाइन करना होगा। ऐसा लोगो लगा हुआ होगा, कहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या नेट पे आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे directstudy.com आ जाएगा। मैं थोड़ी सी अपने बारे में बता दूं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मेरा नाम जैसा कि यहाँ लिखा गया है रोहित कुमार हुआ, मैं बताया भी थोड़ा देर पहले। मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, MSc कर रखा हूँ, BSc यहाँ लिखा गया है, BEd भी कर रखा हूँ, MSc भी है, यहाँ लिखा नहीं गया है। 2009 से बता दूं मैं कि टीचिंग करा रहा हूँ, 15 सालों का एक्सपीरियंस रहा है। directstudy.com ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन ऑनलाइन चलते हैं। आगे मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे हमारे यहाँ से स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। SSC, रेलवे, BPSC टीचर हो गए, स्टेट हो गए, सीटेट हो गए, इन चीज़ों में बहुत सारे एग्ज़ाम बच्चे निकाले। 100+ स्टूडेंट जॉब आज कर रहे हैं, जो मुझे बताए हैं। जो नहीं बताए वो तो और भी कितने स्टूडेंट होंगे। तो आप भी हमसे क्लास कर सकते हैं, बेधड़क होकर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं, ये PDF टेलीग्राम पर डाला हुआ है, मैं ऑलरेडी क्लास ये सब करा दिया हूँ। अब इसके मैं थ्योरी को पढ़ूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा, एक एक थ्योरी को। बस अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत सारी में बातें आपको समझने को मिलेंगी। कहा जा रहा है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस स्थिति में, बैठकर, लेटकर, खड़ा होकर, झुककर, कैसे आप धकेल सकते किसी चीज़ को, तो टॉर्क की मान वहाँ निकालना पड़ता है। टॉर्क बराबर होता है R×F। खड़े होने की स्थिति में जमीन पर लेटे, गौर से सुनिए, जमीन पर लेट जाने की स्थिति और बैठने की स्थिति से अधिक R का मान खड़े होने पर स्थिति में मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। जबकि बल F का मान तीनों स्थिति में समान रहेगा। बल तो समान रहेगा, लेकिन R का मान जो होगा वो ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, तो खड़ा होने की स्थिति में। इसीलिए खड़ा होने पर आप किसी चीज़ को अच्छे से धकेल सकते हैं। किसी बाह्य बल द्वारा किसी पिंड को अक्ष के परितः घूर्णन करने के बल की आवश्यकता होती है। इस बल को आघूर्ण कहते हैं। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बाह्य बल द्वारा किसी पिंड को अक्ष के परितः, कोई अक्ष के परितः घुमाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इसे ही बल आघूर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। दैनिक जीवन में टॉर्क के उदाहरण देख लीजिए। पहला कहा जा रहा है, किवारों पर हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। फिर से सुनिए, किवारों पर हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गेहूं एवं चावल पीसने वाले घरेलू चक्की के चाक पर हत्था उसके केंद्र से अधिक दूर पर लगाए जाते हैं, क्योंकि दूरी बढ़ने पर बल का मान कम हो जाता है। जैसे समझ रहे होंगे, इस पर क्या मैं डिस्कशन करूं। ये है, अब कह रहा है हत्था कहाँ लगा रहता है, तो हत्था चक्की के यहाँ लास्ट में लगा रहता है। इस चीज़ को आप पकड़ के क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ऐसे 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 घुमाते हैं। अगर ये यहाँ पे लगा दिया जाए तो फिर आपको भार ज़्यादा लगेगा, क्योंकि केंद्र यहाँ पे है। गलत क्लिक हो गया, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। फिर गलत क्लिक हो गए, माफ़ी चाहता हूँ। तुरंत मैं ऑन कर रहा हूँ, आ जाएगा, जस्ट आ गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है, पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है, जिससे पेच कसने का ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़े। बात समझिए, पेचकस में आप देखेंगे कि जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऐसा करके बनाया जाता है, ताकि यहाँ से पेच कसने में आपको बल का ज़्यादा प्रयोग ना करना पड़े। मिट्टी के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा
बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिर जाएगी। बर्फ़ का घनत्व मिट्टी के तेल से घनत्व से अधिक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बर्फ़ पिघलकर जब पानी बनाती है तब पानी का घनत्व बढ़ जाता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ने पर आयतन कम होता है। फिर से सुनिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन पर फोकस कीजिए। किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। इसी कारण मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि बर्फ़ के तुलना में जो घनत्व है पानी का ज़्यादा है, बर्फ़ का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए पानी पे वो तैरता भी है। मिट्टी के तेल का घनत्व की बात करें तो 800 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। आगे देखिए, बर्फ़ का घनत्व देखिएगा तो लिखा हुआ है 917 kg प्रति मीटर क्यूब, और पानी का देख लीजिए कितना है ना, अप्रोक्सली कितना हो, 83, ज़्यादा है, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व बराबर होता है, पी लिखना था, यहाँ गलत प्रिंट है, टॉर्क जैसा लिख दिया है, रो जैसा लिख दिया, पी लिखना चाहिए। पी बराबर होता है द्रव्यमान m बटा आयतन भी। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु को हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे कितनी बार क्वेश्चन बन सकता है और आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी होती है तो जितना वो पानी को हटाया हुआ है, मतलब जितना भी भार में कमी आभास हो रही है, वो भार में आभासी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। जितना पानी है, आप ऐसा देख सकते हैं, एकदम कहता है ना, ऊपर तक एकदम पानी भर दीजिए किसी गिलास में, और कंचा जो होता है शीशा का गोली, उसमें 5 डालिए या 2 डालिए, और पानी जितना गिरा नीचे एक प्लेट लगा लीजिए, प्लेट में पानी है उसको आप वजन करिए, और कंचा जो आपने डाला उसका वजन करिए, आप देखेंगे ना दोनों बराबर हो जाएगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्या है? भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। मतलब अगर इसको यहाँ पे डाल दिया गया है तो इसी गोलाई में घूमता रहता है, इसको बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। आगे कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार आया है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी के तल से लगभग 35,800 किलोमीटर होता है। 35,800 किलोमीटर के लगभग दूरी पर आप रहेंगे ना, तो उसी को बोला जाता है भू स्थिर ग्रह का ऊंचाई। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह के प्रमुख गुण क्या है? पहला है, यह परिक्रमण काल के दौरान पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी घूमती है ना, उसी डायरेक्शन में घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। आवर्तकाल 24 घंटे का होता है, जितना पृथ्वी का होता है उतना ही। यह गोलाकार कक्षा पृथ्वी के भू मध्य रेखीय तल के साथ सकेंद्रीय और समतलीय भी होता है। गौर से सुनिए, एक गोलाकार कक्षा पृथ्वी के भू मध्य रेखीय तल के साथ सकेंद्रीय और समतलीय भी है। पृथ्वी के सापेक्ष इस उपग्रह का सापेक्ष वेग शून्य हो जाता है। अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखिएगा तो इसका कोई वेग नहीं है। मतलब मैंने ये बोला कि यहाँ से यहाँ जो है ना, हमेशा इसी लय में घूमता रहेगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ आया, ये मतलब तो ये भी सेम डिस्टेंस पर यहाँ आ गया, सेम टाइम पे ये आ गया। पृथ्वी जैसे घूमेगा उसी तरह घूमेगा, तो उसमें जो उसका अपेक्षिक वेग होगा पृथ्वी के तुलना में 0 होता है। मतलब एक पैर पृथ्वी पर, एक पैर अगर उस ग्रह पर आप रखे हुए हैं तो आप गिरेंगे नहीं। जैसे 2 ट्रेन एकदम सेम चाल से चल रही है, वही स्थिति बनी है। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग मौसम के पूर्वानुमान में लगता है, टेलीविज़न कार्यक्रमों एवं संवादों के संचार में होता है, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने में होता है, ब्रह्मांड से आने वाले विकिरणों के अध्ययन करने में होता है, पृथ्वी के आकार तथा इसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सारे चीज़ कहाँ से होते हैं? कृत्रिम उपग्रह लगाने से होते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर होती है। फिर से जानिए, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे भी है कि जब वस्तु भूमि से टकराती है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। भूमि पर टकराते समय गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ये लाइन पढ़ते, परिवर्तनीय द्रव्यमान के लिए गति के समीकरण का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तनीय द्रव्यमान के लिए गति के समीकरण का प्रयोग किया जाता है। वजन बराबर जोर लगाने वाला बल, W बराबर VR ब्रैकेट में माइनस dm/dt होता है। आप देख सकते हैं रॉकेट का वजन है 50 kg और ईंधन 450 kg इसमें डाला गया है। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये नीचे में प्रेशर से निकल रहा है, उसी रफ्तार से ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा होगा। इन चीज़ों को
क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल के प्रवाह के वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष यानी स्पेस वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा होगा। इस वक्र को आमतौर पर धारा रेखा वक्र यानी स्टीम लाइन कर्व के रूप में जाना जाता है। ये जो पिक्चर आपके सामने दिखा हुआ है, बना हुआ है, वो आप देख, धारा रेखीय प्रवाह का समीकरण होता है dx/u बराबर dy/v बराबर dx/ओमेगा। स्ट्रीमलाइन प्रवाह के गुण यह बतलाता है कि किसी तरल पदार्थ के भीतर मौजूद कण समय के साथ कैसे चलते हैं। स्ट्रीमलाइन प्रवाह में दो लाइनें कभी एक दूसरे को नहीं काटती है या मिल नहीं सकती। इस प्रकार के प्रवाह में तरल के निश्चित बिंदु पर तरल का वेग निश्चित बिंदु पर नियत होती है। अ स्टीम ट्यूब इज अ ट्यूबुलर रीजन ऑफ फ्लूइड सराउंडेड बाय स्टीम लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाथ लाइन्स आर द ट्रेजेक्टरीज दैट इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो। A streak line is a curved line formed by string of fluid particles which have passed through a certain point. विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाले स्प्रे बोतलें बर्नौली के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्या चीज़ पे? बर्नौली के सिद्धांत पे काम करते हैं। बर्नौली का प्रयोग कहता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होने वाली असंपीड्य तरल की मात्रा की कुल ऊर्जा पूरे विस्थापन में स्थित रहती है। आजकल इसी बर्नौली का प्रयोग करके आप रील्स देखे होंगे कि एक बोतल के अंदर क्या किया जाता है, खूब सारा छेद कर दिया जाता है चारों तरफ और उसको पिचकाया जाता है तो एक बार में ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पानी निकलता है और रील्स बनाया जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट वहाँ भी लगता है। इस टॉपिक को ध्यान दिया। बर्नौली का प्रमेय में कहता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होने वाले असंपीड्य तरल के मात्रा कुल ऊर्जा पूरे विस्थापन में स्थित रहती है। P/Pg प्लस V²/2G प्लस Z इक्वल टू नियत होती है। प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड। पास्कल्स का नियम कहता है कि स्थैतिक तरल पदार्थ में एक बिंदु पर दबाव की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। ये पास्कल का नियम कहा जा रहा है। यहाँ का रहा, अगर अवमंदन बल वेग के समानुपाती हो तो हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू V, F इक्वल टू KV। के दोलन अनुपातिक स्थिरांक है तो अनुपातिक स्थिरांक बराबर होता है F/V। ये फार्मूला याद रखिएगा। इसका यहाँ पे वो भी निकाल के आपको दिया गया है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करेंगे kg सेकेंड आ जाएगा आपका पर सेकेंड। ये सब फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ से देखते हैं कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं। किसी वस्तु के औसत वेग और औसत गति का अनुपात 1 या 1 से कम होता है। फिर से सुनिए, किसी वस्तु के औसत वेग और औसत गति का अनुपात 1 या 1 से कम होता है। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है। वेग जो है विस्थापन में परिवर्तन की दर है। v बराबर ds/dt होता है। विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर, गौर से, दूरी के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। विस्थापन दूरी के बराबर या उससे छोटा, दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जीरो भी हो सकता है विस्थापन, लेकिन दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है। अतः औसत वेग हमेशा औसत चाल के बराबर या छोटा होता है। इसी प्रकार औसत वेग बटा औसत चाल 1 से हमेशा बराबर या छोटा हो सकता है। दो समान द्रव्यमान वाले वस्तुओं के आमने सामने के प्रत्यास्थ टक्कर में वेग व्यतिहारी होते हैं। वेग व्यतिहारित होते हैं, संवेग व्यतिहारित होते हैं और मतलब बदलते नहीं हैं। तेज गति वाले वस्तु धीमी और धीमी गति वाले वस्तु तेज हो जाती है। आमने सामने की प्रत्यास्थ टक्कर में प्रक्षेप पे रुक जाएगा और लक्ष्य उसी गति से दूर चला जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वेगों की अदला बदली हो जाती है। तेज वस्तु धीमा तथा धीमा वस्तु तेज हो जाता है। प्रत्यास्थ संघट्टे में वस्तु का कुल संवेग या कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, ना ही उसमें बदलता है गतिज ऊर्जा, ना ही उसमें संवेग में चेंजिंग आता है, वो स्थिर रहता है। गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। फिर से सुनिए, गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। घर्षण बल F बराबर होता है अभिलंब बल R का समानुपाती, यानी F समानुपाती R। F बराबर हम म्यू R कहेंगे। म्यू घर्षण गुणांक यहाँ कहलाएगा। घर्षण बल
असंरक्षी बल है। यह बल पथ एवं एक पथ में गतिज ऊर्जा परिवर्तन पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु के क्षेत्रफल से स्वतंत्र रहता है तथा वस्तु के सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे कहा जा रहा है कि घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है घर्षण बल F बाई अभिलंब बल R। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच ही होता है, ये ध्यान रखिए। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच रहता है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। स्थानांतरित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। किसी वस्तु की पुल स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। वस्तु के रूप आकार स्वरूप के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योगफल जो होता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योगफल होता है। सेकरा मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे mv² mgh के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि माना कि आप ज़मीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं। इसके द्वारा सूटकेस पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करेगा सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर। इस गतिविधि में लिए गए समय पर सूटकेस उठाकर मेज पर रखने पर किया गया कार्य हमेशा सूटकेस के द्वारा लिए गए पथ से स्वतंत्र होता है। किसी सूटकेस को फर्श से उठाकर मेज पर रखने के लिए किया गया कार्य उस समय पर निर्भर नहीं करता जो इसे उठाने के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य सूटकेस के वजन पर निर्भर करता है। कितना वजन है सूटकेस पर, इस पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट, किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण तब प्रदर्शित होता है जब वस्तु की गति घूर्णी हो। जड़त्व आघूर्ण तब प्रदर्शित होता है जब गति घूर्णी हो। जड़त्व का आघूर्ण घूर्णी गति में ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार रैखिक गति में जड़त्व काम करता है। ये जो आप सुन रहे हैं जड़त्व आघूर्णी वैसा ही काम करेगा जैसे कि रैखिक गति सीधी रेखा में जब गमन हो रही होती है उस समय जड़त्व काम करता है, वैसा ही यदि कोई वस्तु घूर्णन अक्ष से r दूरी पर गति करता है, मतलब ये जो यहाँ है इस जगह से r अक्ष पे मूव कर रहा है, तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है अक्ष से दूरी का वर्ग और द्रव्यमान r² इंटू m, मतलब कितना डिस्टेंस पर ये मूव कर रहा है। I बराबर mr² होता है। इस पर कई बार फार्मूला भी देखने को मिलता है, मतलब क्वेश्चन भी। इसका मात्रक होता है kg पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा kg पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। यह परदिश यानी टेंसर बोलते हैं इसको, टेंसर। दो असमान द्रव्यमान आपस में एक दबी स्प्रिंग से जुड़ा है। जब एक माचिस से धागे को जलाकर स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तब दोनों द्रव्यमान एक दूसरे से दूर छटकते हैं समान संवेग के साथ। जैसे ही ये चीज़ को आप तोड़ेंगे तो समान वेग से ये दोनों को आपस में टकराएगा आके खटाक से। ये दबा हुआ क्या था, स्प्रिंग था। संवेग द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। संवेग जो होता है द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। m p बराबर m गुने v होता है। संवेग का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v का मान होता है मीटर पर सेकेंड और m का होता है kg। नेक्स्ट कहा जा रहा है अप्रत्यास्थ संघट्टे में केवल संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते ताप के साथ ठोसों में तापीय प्रसार का कारण है। बढ़ते ताप के साथ ठोसों में तापीय प्रसार का कारण है जालक कंपन की असंवादिता। इसमें कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। कंपन के कारण ठोस पदार्थ की गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। किसी ठोस को गर्म करने पर उसमें प्रसार निम्न कारकों पर निर्भर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहे हैं। तापमान पर कितना तापमान दे रहे उतना प्रसार करेगा। ठोस के आकार पर आकार कैसा है, ठोस के सामग्री पर क्या चीज़ से बना है उस हिसाब से प्रसारित होगा। लोहा से ज़्यादा प्रसारित आपका क्या होगा, एल्युमिनियम। पदार्थों में 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। रैखीय प्रसार, इसमें लंबाई बढ़ते हैं। क्षेत्रीय प्रसार, इसमें क्षेत्रफल प्रसार हो जाते हैं। आयतनीय प्रसार, इसमें आयतन बढ़ जाते हैं। जैसे हवा को गर्म करिए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। रैखीय क्षेत्र एवं आयतनीय प्रसार गुणांक
का अनुपात है। तीनों का गुना करिए 1 2 3 रेशियो में चलता है ये। यहाँ एक पॉइंट कर रहा है, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में एक तरल की छोटी बूंद की आकृति पर निर्भर करने वाला कारक पृष्ठीय तनाव होता है। पृष्ठीय तनाव द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर लगने वाले बल और लंबाई का अनुपात होता है, और पृष्ठीय तनाव के कारण ही बूंद जो होता है गोलाई शेप ले लेता है। और पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बाई लंबाई, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा बटा क्षेत्रफल भी कह सकते हैं इसको। द्रव का ऊपरी पृष्ठ अपने पृष्ठ ऊर्जा को महत्तम तथा क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। फिर से सुनिए, द्रव का ऊपरी पृष्ठ अपने पृष्ठ ऊर्जा को महत्तम तथा क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, इसी को पृष्ठीय तनाव कहते हैं। पृष्ठीय तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको पढ़िए, धारा रेखीय प्रवाह में पहला करा है, किसी बिंदु पर पहुंचने वाले सभी कणों की गतिज ऊर्जा समान होती है। इसका कहीं भी देख। और करा किसी बिंदु पर पहुंचने वाले सभी कणों के संवेग भी समान होते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और संवेग दोनों समान होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि सभी तरल के परतों का वेग नियत बिंदु पर नियत होगी, जैसे वी ए वी वी सी जो भी मैंने दिखाया, और अन्य बिंदु का वेग भी समान नहीं होता है। अलग अलग पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो समान नहीं होगा, वेग बदलते रहेगा। ताप के बढ़ने पर प्रत्यास्था गुणांक घट जाता है। प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर होता है प्रतिबल बाई विकृति, रो बाई इप्सल। तापमान के बढ़ने से परमाणु की गति अति तीव्र रूप से बढ़ जाती है। तापमान के बढ़ने से परमाणु की गति जो होती है अति तीव्र रूप से बढ़ती है। तापमान के बढ़ने के कारण अंतर आणविक बल कमजोर पड़ जाता है, नहीं कणों के बीच में जो पावर है लगा हुआ वो कम पड़ जाता है, जिससे दिए गए वस्तु की विकृति को बढ़ाना आसान हो जाता है, तो आकृति उकृति सब चेंज हो सकता है। प्रत्यास्था गुणांक विकृति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे विकृति के बढ़ने या घटने का बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रत्यास्था गुणांक जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ताप का होता है, तापमान का। रोलिंग घर्षण कम घर्षण उत्पन्न करता है। लोटनी घर्षण के कारण वस्तु धीमी हो जाती है और अंततः रुक भी जाती है। उदाहरण के लिए जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद अंततः रुक जाएगी, क्योंकि उसे अपने गति की दिशा में प्रतिरोध का अनुभव होता रहा है। घर्षण 4 प्रकार के होते हैं: स्थैतिक घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, तरल घर्षण। ये 4 तरह का होता है। स्थैतिक घर्षण मतलब जैसे एक चरखूट बॉक्स को जमीन पर रख के आप खींच रहे हैं। स्लाइडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर तिरछा स्लाइड करा रहे हैं। रोलिंग जिसमें बॉल बेयरिंग जैसा होता है। तरल घर्षण तरल के ऊपर। ठोस सतहों के बीच स्थैतिक, फिसलने वाली और लुढ़कने वाली घर्षण लगता है। द्रव घर्षण द्रव और गैस में चलता है, सिर्फ द्रव और गैस में द्रव घर्षण चलता है। आगे कहा जा रहा है उच्चतम से न्यूनतम क्रम में इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्थैतिक ऊर्जा होता है, मैंने क्या बोला, चरखूट बॉक्स कहीं खींच रहा है तो स्थैतिक घर्षण है। स्लाइडिंग कर रहे हैं आप, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो क्या होता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, उससे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। रोलिंग सबसे कम भार इसको आपको ले जाने में लगेगा, कम उससे कम इसमें, और सबसे ज़्यादा इसमें भार आपको लगेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे केपलर का देखते हैं। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण का आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। केपलर के दूसरे नियम को समान क्षेत्रफल के नियम के रूप में भी जाना जाता है, जैसे dA/dt नियत होता है। कहा जा रहा है इसने कहा कि मतलब इन्होंने कहा कि सूर्य के ग्रह तक खींचा गया त्रिज्या वेक्टर रेडियल वेक्टर समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रों का फैलता है। इसका मतलब यह है कि त्रिज्या वेक्टर का क्षेत्रफल के क्षेत्रीय वेग के स्थिर होता है। यदि कक्षा या पथ गोलाकार नहीं है तो ग्रह के गतिज ऊर्जा अपनी यात्रा के दौरान स्थिर नहीं रहती है। पेरिहेलियन के पास अधिक गतिज ऊर्जा होती है और एपहेलियन के पास कम गतिज ऊर्जा होती है। केपलर के पहले नियम एप्सिस के नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं, जिसका केंद्र सूर्य है। अब यहाँ पे समझिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जब कण इस जगह पर है और इस जगह पर है और इस जगह पे और इस जगह पे, तो यहाँ और यहाँ तो बराबर हो सकता है, यहाँ बराबर हो सकता है, क्योंकि इसका ये डिस्टेंस समान है। बट यहाँ पे जो स्पीड होगा और यहाँ का स्पीड अलग होगा।
ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि सूर्य के नज़दीक ये है तो इसका खिंचाव ज़्यादा है, इसका खिंचाव कम है तो इसका रफ्तार स्लो हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। यही बात यहाँ समझाया गया है, इसलिए इसका डबल है इधर। गति सदिश नहीं है, गति के बारे में कहा जाता है सदिश नहीं है। यदि सदिश राशि को उस भौतिक राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, दिशा और परिणाम दोनों होना चाहिए। सदिश राशि के उदाहरण में जैसे रेखीय संवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन होता है, कोणीय वेग होता है, बल होता है, बल भी है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और ध्रुवीकरण, ये सारे क्या है, सदिश है। एक डायग्राम है उसको समझते हैं। मानदंड, अदिश और वेक्टर सदिश के बारे में परिभाषा कहता है, अदिश केवल परिणाम है और सदिश जो है परिणाम और दिशा दोनों है। दिशा की बात करें, इसमें कोई दिशा नहीं होता, इसमें दिशा होता है। निर्दिष्ट किया जाता है एक संख्या, किसी भी संख्या इकाई से, इसको एक संख्या इकाई के अलावा एक दिशा भी चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, इसे ए प्रस्तुत किया जाता है, मात्रा प्रतीक है सिर्फ। इसमें कहा जाता है कि ए के ऊपर में ऐसे एक लगा दिया जाता है तीर का चिन्ह। उदाहरण की बात करें, द्रव्यमान और तापमान हो गया और वेग और त्वरण हो गया। द्रव्यमान और तापमान में कोई ज़रूरत नहीं है दिशा का, वेग और त्वरण में दिशा का ज़रूरत पड़ता है। इससे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में समझिए बन ही जाएगा इस डायग्राम से। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक शीशा है, ऑप्शन के हिसाब से। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है लेड, Pb 14वें वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का लेड तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 82 है। लेड का परमाणु संख्या याद रखिए 82 है। यह एक्सरे को अब्जॉर्ब कर लेता है। यह ऊष्मा विद्युत दोनों का कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही कुचालक है। कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ पूर्ण रूप से विभाजित होकर लेड का निर्माण करते हैं। लेड का अयस्क गैलेना PbS है, PbS सल्फर इसमें मिला रहता है, इसी से प्राप्त किया जाता है आपका लेड, गैलेना से, PbS गैलेना का है। द्रव्यमान मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। कहा जाता है दो अलग अलग श्रेणियाँ जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों को वर्गीकृत किया जा सकता है, गहन गुण और व्यापक गुण। गहन गुण एवं व्यापक गुण जैसे शब्द जैसे 1917 में रिचर्ड सी टोलमैन द्वारा पेश किया गया था। गहन गुण किसी नमूने में केवल पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। गहन गुण जिसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उदाहरण में शामिल है जैसे घनत्व हो गया, तापमान, रंग, गलनांक, क्वथनांक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सभी क्या है, गहन गुण के अंतर्गत आता है। व्यापक गुण की यदि बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी नमूने पदार्थ की मात्रा पर भी निर्भर करता है। जैसे व्यापक गुणधर्म के में द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, आयतन हो गया, आंतरिक ऊर्जा हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारी चीज़ क्या चीज़ पर निर्भर है, इसका और भी फैक्टर है। मतलब ये इसका अगर द्रव्यमान आप इसका मात्रा बढ़ा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होता जाएगा। उपरोक्त में एक से अधिक सही है। तीरंदाज एवं अंतरिक्ष रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति का नियम का उपयोग करते हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया असंतुलन बल के दिशा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संवेग के संरक्षण का नियम कहता है कि यदि पृथक प्रणाली में एक दूसरे पर कार्य करने वाले दो या दो से अधिक पिंडों का कुल संवेग तब तक स्थिर रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल न लग जाए। इसीलिए गति को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बेसिक है। संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण की बात करें, रॉकेट की गति हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक और गोली की अवस्था को कह सकते हैं हम लोग। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा 1 से कम होता है। विस्थापन बटा दूरी 1 से कम होता है। एक ही स्थिति में जिसमें विस्थापन और दूरी का मान बराबर होता है, जब वस्तु सरल रेखा पर गमन कर रहा हो तब दोनों बराबर होता है। यानी इस बिंदु से इस बिंदु जाना है, सरल रेखा पर गया तो विस्थापन और गति दोनों बराबर, ऐसे चला गया तो विस्थापन तो ये हुआ लेकिन दूरी ये हो गया, दूरी बढ़ गया। यहाँ पे प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कुल तय पथ को दूरी कहा जाता है और दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ये ध्यान रखिए। त्वरण बराबर v-u/t होता है, ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास का फार्मूला है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। उदाहरण न्यूटन के गति के प्रथम नियम लगता है यहाँ पे, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में बनाए रखना चाहता है और उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए तब तक वो वैसे ही रहता है। न्यूटन गति के द्वितीयक नियम में व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है और बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में। फिर से उन्हें बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है, ये भी ध्यान रखना होता है।
49 नंबर प्रश्न कहता है रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऊर्जा संरक्षण पे नहीं, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले कुल बाह्य बल का मान शून्य हो तो वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को प्रणोदक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रणोद ठोस एवं द्रव प्रकृति की हो सकती है। रॉकेट में धुआं जितनी तीव्र गति से बाहर निकलता है उतनी ही तीव्र गति से रॉकेट ऊपर की ओर गमन करेगा। F बराबर dp/dt होता है, dmv/dt होता है। और आगे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। संवेग संरक्षण के हिसाब से बल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल सकता है। आगे बढ़िए, इस पर नहीं डिस्कशन करते, यहाँ पे करते 50 नंबर। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह बल कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। नहीं, F बराबर होता है m1 m2 और इसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो हम जानते हैं समीकरण F बराबर g m1 m2/r² होता है। इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका मान भी याद रखना है 6.64 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। एग्जाम में कई बार आपको पूछा हुआ है, बताता हूँ क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या पूछा हुआ था, ये यूनिट में कहीं पे m दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg² होता है। 6.64 × 10⁻11 होता है जी का मान। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं गिर रही हो तो किसी भी क्षण उसका वेग समान रहेगा। मतलब किसी भी क्षण आप देखेंगे तो उसका जो वेग होगा, वेग समान रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जान लीजिए और भी। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है। द्रव्यमान किसी भी स्थान विशेष पर नियत रहती है, द्रव्यमान हमेशा नियत रहती है। भारत स्थान के अनुसार परिवर्तन होता है। भारत स्थान के अनुसार, भारत नहीं, भार, त नहीं, त गलत से लिखा गया है। भार स्थान के अनुसार परिवर्तन होता है। भार बराबर mg होता है। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण बदलता रहेगा तो भार बदलता रहेगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। बड़ा चीज़ नहीं बदलता है, छोटे को बदलना पड़ता है। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। बस इतना माइंड में रखिए, याद रहेगा। समान गतिज ऊर्जा होने पर काइनेटिक एनर्जी 1 का 2 का बराबर हो जाएगा। यह चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि कार्य बराबर W बराबर होता है Fs mgh कह सकते हैं आप एक तरह से। और mgh पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी है। किसी वस्तु के गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे लिखा गया वही है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराने पर महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा 0 होगा, जबकि स्थितिज ऊर्जा महत्तम होगा। सबसे ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी 0। न्यूनतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। मतलब इस पिक्चर से समझिए, बीच में रहेगा ना काइनेटिक एनर्जी, और दोनों बराबर रहेगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है बीच में। नीचे सबसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, सबसे ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। एक वस्तु n ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है। आधी ऊंचाई तक आने पर पश्चात उसका वस्तु का आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गति के कारण गतिज ऊर्जा होता है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी के अन्य सूत्र भी है, जैसे p²/2m सवेग का स्क्वायर बटा 2 गुने द्रव्यमान होता है। सवेग का स्क्वायर बटा 2 गुने द्रव्यमान होता है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते, बट जानिए। वस्तु के सवेग को 2 गुना करने से गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। सवेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। लास्ट आज के क्लास का पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। 1 सेकंड दीजिए मुझे। कर रहा है वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र की दीवारों को गीला नहीं कर सकते, गौर से वहाँ सुन लीजिएगा, ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। ससंजक बल का मान असंजक से ज़्यादा होता है। और ऐसे भी माइंड में लगा लीजिए, असंजक मतलब मतलब निगेटिव बात आ रहा है, स मतलब साथ में, तो ससंजक बल ज़्यादा होगा, असंजक कम होगा। द्रव अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल बोलते हैं। गौर से द्रव के अणु के बीच में लगने वाले ससंजक बल होता है। द्रव और बर्तन के अणु के बीच लगने वाले बल को असंजक बल बोलते हैं। द्रव और बर्तन के बीच में लग रहा है उसको असंजक बल बोलते हैं। और द्रव तो सेम ही चीज़ है ना, तो साथ आ जाएगा, संजक बल हो जाएगा। द्रव और बर्तन अलग चीज़ है, तो असंजक बल, ऐसे कुछ याद रखिए। यदि ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है तो ऐसा द्रव बर्तन के तल को नहीं भींगाता है। केस नली में द्रव पर ऊपर चढ़ जाता है। केस नली में द्रव का ऊपरी आकार उत्तल हो जाता है। उत्तल का मतलब उठा हुआ, ऐसे हो जाएगा। नली के अंदर ऐसे उठा हुआ भाग दिखेगा आपको। दीवार को भींगाएगा नहीं, ज़मीन को भींगाएगा नहीं। तो यहाँ पे हमने कर लिया मॉडल क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे
बात यहाँ पे थ्योरी भी मैं करा दिया जो भी इंपॉर्टेंट था, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप एग्जाम में बना सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। कैसा सेशन लगा कमेंट्स बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, कुछ दोस्त मित्र में जरूर शेयर करिए ग्रुप्स वगैरह में, ताकि अपना फैमिली थोड़ा और बड़ा हो सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।